नमस्कार। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम बीए पार्ट सेकंड की सेकंड बुक्स भारतीय राज व्यवस्था का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। लेसन शुरू करने से पहले हमें राष्ट्रवाद का अर्थ पता होना चाहिए। राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ है देश के प्रति प्रेम, समर्पण, बलिदान और त्याग की भावना। इसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। इसका सीधा सा उदाहरण लेते हैं। जब भारत का किसी दूसरे देश के साथ क्रिकेट मैच होता है, जब भारत पराजित होता है तो हमें बड़ा दुख होता है। भारत जब वर्ल्ड कप जीतता है तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं हैं। भारत 15वीं-16वीं शताब्दी में आर्थिक रूप से एक उन्नत राष्ट्र था। भारत की उन्नति से प्रभावित होकर ब्रिटिश व्यापारी भारत आते हैं और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तीव्र गति से भारत में अपने व्यापार को बढ़ाती है। भारत की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी लोग भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसके कारण भारत का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि शोषण शुरू हो जाता है। पहला है राजनीतिक। धार्मिक। सामाजिक। आर्थिक। राजनीतिक शोषण की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, जो एक तरह से क्रूर और अत्याचारी शासक के रूप में सामने आते हैं। इन्होंने सबसे पहले भारत में गोद निषेध प्रथा लागू की। गोद निषेध प्रथा क्या होती है? जब किसी भारतीय देशी राजा के कोई संतान नहीं होती थी तो वो अपने वंश और कुटुंब से किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं ले सकता था। ऐसा एक्ट लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया, जिसके कारण भारतीय राजा और जनता में आक्रोश बढ़ने लगा। इनके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने देशी राजाओं की पेंशन बंद कर दी। ऐसे कई राजनीतिक कारण थे जिसके कारण भारतीय लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। दूसरा कारण था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में अंग्रेजों का प्रारंभ से ही ये उद्देश्य रहा था कि भारत में ईसाई धर्म और संस्कृति की स्थापना की जाए। ईसाई धर्म और संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। ये चीज़ भारतीय लोगों को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं थी। तीसरे कारण के रूप में अपन देखते हैं सामाजिक कारण। तो सामाजिकता के आधार पर ब्रिटिश लोग भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। जिन बस्तियों में ब्रिटिश लोग रहते थे वहाँ भारतीय लोग अपना मकान नहीं बना सकते थे। इनके अलावा भारतीयों को असभ्य, बर्बर जैसे शब्दों के माध्यम से
अपमानित करते थे, जिसके कारण भी भारतीय लोगों में धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के प्रति रोष उत्पन्न होने लगा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारण। ब्रिटिश लोग भारत का आर्थिक शोषण करते थे। उनकी दृष्टि में भारत एकमात्र कच्चा माल उत्पादित करने वाला उपनिवेश था। भारत से कच्चा माल उत्पादित करके वो ब्रिटिश फैक्ट्रियों में ले जाते थे और वहाँ से निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजार में लाते थे, जिसके कारण एक तरह से भारत से पूंजी का स्थानांतरण ब्रिटेन की ओर होने लगा। इस कारण से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। व्यापारी, किसान, श्रमिक आदि एक तरह से आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके थे। ऐसे कई कारण थे मोटे रूप में, जिनके कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीय जनता में आक्रोश की भावनाएं बढ़ने लगी। अब हम विस्तार से एक एक कारण, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण पहला कारण है राजनीतिक एकता। भारतवर्ष में सबसे पहले जिस तरह की राजनीतिक एकता ब्रिटिश शासनकाल में स्थापित हुई थी, ऐसी एकता सम्राट अशोक और मौर्य काल में, अशोक के समय से लेकर अकबर तक के शासकों के समय ऐसी एकता स्थापित नहीं हो पाई थी। लेकिन ब्रिटिश काल में 1853 में रेलवे, संचार, डाक सेवा आदि का विकास हो चुका था, जिसके कारण संचार के साधनों के कारण भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना होने लगी। ब्रिटिश सरकार आसानी से संपूर्ण भारत के अंदर एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करने में सफल होने लगी। इसी कारण इस एकता का उद्देश्य ब्रिटिश भारत में, अंग्रेजों का उद्देश्य यह नहीं था कि भारतीयों में एकता स्थापित हो जाए। वो राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिला। पहली बार भारतीय नागरिक पूर्ण रूप से एक दूसरे के समीप आने लगे, अपनी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करने लगे और राजनीतिक एकता की स्थापना होने लगी। जब जब भी अंग्रेज सरकार के द्वारा भारतीयों के हितों के विपरीत कोई ऐसा कानून बना दिया जाता था, तो उन कानून का विरोध करने के लिए भारतीय जनता एकजुट होकर ऐसे कानूनों का विरोध करती थी। तो इस तरह से एक तरह से भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में प्रारंभ हो चुकी थी। दूसरा जो कारण था धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। उन्नीसवीं शताब्दी के अंदर भारतीय लोगों में धार्मिक और सामाजिकता के आधार पर हीन भावनाएं उत्पन्न होने लगी। सामाजिक रूप से भारतीय समाज में कई तरह के अंधविश्वास थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश लोग अपनी संस्कृति और धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय
स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे समाज सुधारकों का आविर्भाव भारत में हुआ, इन्होंने भारतीय धर्म और समाज में जो अंधविश्वास कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने का कार्य किया। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस ब्रह्म समाज नामक संस्था ने भारत में जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, उनको समाप्त करने का कार्य किया। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के माध्यम से स्वामी जी ने स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेश का उपदेश दिया। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेश का उपदेश दिया और भारतीय लोगों में जन जागृति पैदा करने का काम किया। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो जैसा नारा देकर भारत की वैदिक सभ्यता का सम्मान बढ़ाया। इसी तरह विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का प्रचार भारत की सीमाओं से बाहर जाकर भारतीय धर्म का कीर्तिमान उपदेश दूसरे देशों को दिया और उन्होंने पश्चिमी देशों को ये समझाने का प्रयास किया कि किसी भी रूप में भारतीय धर्म और संस्कृति दुनिया के देशों के धर्मों और संस्कृति से कमज़ोर नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति दुनिया की श्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है। तो इस तरह भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म में जो एक तरह से भारतीय लोगों में अंधविश्वास भरा हुआ था, उनमें नई जागृति पैदा करने का काम इस तरह के समाज सुधारकों ने किया, जिससे भारतीय लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा। अगला बिंदु है पाश्चात्य शिक्षा पद्धति। ब्रिटिश सरकार का प्रारंभ से यह उद्देश्य रहा था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इनके पीछे ब्रिटिश सरकार का यह उद्देश्य था कि भारतीय व्यक्ति नस्ल और वर्ण से भारतीय रहे, लेकिन उनकी सोच, रुचि और बुद्धि अंग्रेजों की समर्थक हो जाए। इस तरह की सोच को लेकर ब्रिटिश सरकार भारत में पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती थी। लेकिन अंग्रेजी साहित्य का जो दूसरा पक्ष है, ऐसे साहित्य को पढ़े लिखे भारतीय लोगों ने पढ़ा, जिनके अंदर अमेरिका, इटली, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएं लिखी हुई थी। उन स्वतंत्रता संग्राम की गाथाओं को पढ़कर भारतीय लोगों में नई जागृति पैदा हुई और वो भारतीय लोगों को जागरूक करने का काम करने लगे, जिससे भारतीय लोगों में एक तरह से नई सोच का विकास हुआ कि किस तरह अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। अमेरिका, आयरलैंड, इटली जैसे छोटे छोटे राष्ट्र अंग्रेजों से बहुत जल्दी स्वतंत्र हो चुके हैं। हमें भी इनसे शिक्षा लेकर भारत को जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता दिलानी चाहिए। ऐसी सोच लेकर भारतीय बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग भारतीय लोगों में जन जागृति पैदा करने लगे। अगला कारण है
भारतीयों का विदेश गमन। उन्नीसवीं शताब्दी में कई भारतीय उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगे। वहाँ पश्चिमी देशों में जाकर उन्होंने देखा कि छोटे छोटे देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं किस ढंग से अच्छा कार्य कर रही है और अपने देश की उन्नति के लिए ये संस्थाएं लोक कल्याण के कार्य कर रही है। इन चीज़ को उन्होंने उनके देश में जाकर बहुत नज़दीक से देखा और वो अपनी शिक्षा ग्रहण करके भारत लौटकर भारतीय जनता को जागरूक करने का काम किया कि हम सबको अंग्रेज़ों को अपने देश से निकालकर भारत के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास करना चाहिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए ताकि भारत पश्चिमी देशों की तरफ विकास कर सके और भारत विकसित राष्ट्र बन सके। इस आधार पर उन्होंने लोगों में जन जागृति पैदा करने का काम प्रारंभ कर दिया। अगला कारण है भारतीय समाचार पत्रों व साहित्य का विकास। ब्रिटिश शासन काल में भारत में प्रेस का विकास हो चुका था, जिसके माध्यम से भारतीय समाचार पत्र देसी भाषाओं में भारत में छपने लगे और इन समाचार पत्रों ने देसी भाषाओं के माध्यम से जन साधारण में जन जागृति पैदा करने का काम किया था। इन समाचार पत्रों में मुख्य रूप से संवाद कौमुदी, बंगदूत, यंग इंडिया, समाज कौमुदी और बंगदूत राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित है और यंग इंडिया गांधी जी द्वारा संपादित है। इन समाचार पत्रों ने भारतीय लोगों में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। अंग्रेज सरकार की जो बुराइयां थी उनको भारतीय लोगों के समक्ष रखने का कार्य इन समाचार पत्रों ने किया, जिससे भारतीय लोगों में जन जागृति आने लगी। अगला बिंदु है भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कानून बना रखा था कि सरकारी उच्च पदों पर योग्यता के आधार पर उच्च पदों तक व्यक्ति पहुंच सकता है योग्यता के आधार पर, लेकिन व्यवहारिक रूप में भारतीय लोगों के साथ आईसीएस, जो उस समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विस, यहाँ तक पहुँचने में भारतीय लोगों के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा भेदभाव किया जाता था, जिससे पढ़े लिखे भारतीय नौजवानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। ये भी राष्ट्रीय आंदोलन का एक मुख्य कारण बना था।
अगला बिंदु है लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। लॉर्ड लिटन ने 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून था, क्योंकि भारतीय समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय जनता में जन जागृति बढ़ रही थी, राष्ट्रीयता की भावनाएं बढ़ रही थी। उनको समाप्त करने के लिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया, जिससे पढ़े लिखे नौजवानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष की भावनाएं बढ़ने लगी। अगला कारण है ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक शोषण। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में माना जाता है आर्थिक शोषण। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को एक कच्चा माल उत्पादित करने वाला उपनिवेश माना जाता था, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ब्रिटिश उद्योगों में भेजा जाता था और वहाँ से निर्मित वस्तुएं भारतीय बाजारों में बेची जाती थी। उस समय के एक इतिहासकार थे सर विलियम डिग्वी। ये कहते हैं कि ब्रिटिश भारत में, जो कभी भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, ब्रिटिश शासन काल के अंदर भारतीय समाज या भारतीय लोगों की इस तरह की आर्थिक दुर्दशा हो चुकी थी। सर विलियम डिग्वी कहते हैं कि ब्रिटिश भारत में 10 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्हें 2 टाइम का भरपेट भोजन नहीं मिलता था, जिसके कारण भारतीय जनता में तीव्र आक्रोश ब्रिटिश सरकार के प्रति था। तो इस तरह के कारण थे जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन आगे चलकर 2 धाराओं में विभाजित हो जाता है, उदारवादी आंदोलन और उग्रवादी आंदोलन। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।